आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एमएम मेथड क्या होता है, देन उसके बाद किस तरीके से हम लोग ईजी को फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमएमएफ, देन फाइनली देखेंगे कि क्यों इस मेथड को ऑप्टिमिस्टिक मेथड कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे आज इस लेक्चर में। मेरा नाम प्रांजल है और आज हम लोग बात करेंगे एमएमएफ मेथड की। ना ईएमएम मेथड आप लोगों ने, आई होप आपने सबने पढ़ लिया होगा। ईएमएम मेथड के बाद ये मेथड दिया गया था क्योंकि उसके अंदर कुछ एरर थे। एरर क्या थे कि वो जो मेथड था वो एक पेसिमिस्टिक मेथड था, क्योंकि उसके अंदर वोल्टेज रेगुलेशन की जितनी वैल्यू होनी चाहिए उससे ज़्यादा निकल के आ रही थी। नाउ अब देखते हैं कि कैसे एमएम मेथड ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा। तो यहाँ पे एमएम मेथड की बात कर लें तो इसके अंदर बेसिकली क्या करा गया, जितने भी ईएमएफ थे जो पुराने केसेस में जब हमने फेजर डायग्राम बनाते हैं वो बेसिकली वोल्टेज का फेजर डायग्राम होता है, तो सबके सब ईएमएफ को हमने कन्वर्ट कर लिया एमएफ मेथड में, एमएफ में मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स में। और देन उसके बाद हमने सारी चीज़ें फाइंड आउट करी और वहाँ से हमने कैलकुलेशन करी है। तो इसीलिए इस मेथड का जो नाम है एमएमएफ मेथड वो बेसिकली इसीलिए आया है क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एमएफ का फेजर लेंगे ना कि ईएमएफ का फेजर। तो अगर आपको याद हो ईएमएफ और एमएफ के बीच का रिलेशन बता देता हूं। अगर कहीं पे भी ईएमएफ यानी कि अगर कोई ऐसा वोल्टेज है जो इंड्यूस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग फ्लक्स, यानी फ्लक्स कटिंग एक्शन से डायनेमिकली और स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ अगर हो रहा है, तो वो हमेशा जो एमएमएफ है उससे 90 डिग्री लैग करेगा। ये बात आपको याद रख रही है, बहुत लोगों को पता भी होगी कि जब भी किसी फ्लक्स से ईएमएफ इंड्यूस होता है तो वहाँ पे 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जाता है और वोल्टेज इंड्यूस होने वाला वोल्टेज 90 डिग्री लैग करता है ना। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एमएफ डायग्राम बनाएंगे, एमएफ का फेजर बनाएंगे। सबसे पहले उसके लिए ईएमएफ का फेजर मैंने आपके सामने बना दिया। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर चर्चा करी थी। ये है ईएमएफ का फेजर फॉर लैगिंग लोड के अंदर, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो वीटी जो बना हुआ है आपका, वीटी और आईएआरए, इनको अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पे एक वोल्टेज, एक कह सकते हो रिजल्टेंट वोल्टेज निकल के आता है, उसको हम नाम देते हैं ER1। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, आने वाले समय में सीखेंगे। तो यहाँ पे आ गया ER1, ठीक। तो अब देखो जरा इसको ध्यान से, तो यहाँ पे ये वीटी था और आईआरए, इनको अगर जोड़ दोगे तो ER1 निकल के आ गया ना। अगर एंगल की बात कर लें तो ER1 जो है इसका एंगल जो है करंट के साथ वो है अल्फा, और वीटी का जो एंगल है करंट के साथ वो है थीटा। नाउ थीटा ये आपका, दिस वन इज योर पावर फैक्टर एंगल, ये वही तुम्हारा पावर फैक्टर एंगल है, ठीक है। ये अल्फा एक नया एंगल मैंने इंट्रोड्यूस किया है, आने वाले समय में इसका इस्तेमाल करेंगे। नाउ अब हम बनाने चलते हैं एमएफ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, बस इतनी सी रूल याद रखना है कि जिसका भी एमएफ बना रहे हो वो उसके ईएमएफ से 90 डिग्री लीड करता हुआ होना चाहिए। तो सबसे पहले ER1 का एमएफ बना लेंगे। तो ER1 का एमएफ निकल के आया है FR1, ठीक है, 90 डिग्री लीड करता हुआ। देन उसके बाद देखो यहाँ पे IA एक्सेस। नाउ IA एक्सेस ये क्या है, ये वोल्टेज ड्रॉप है ड्यू टू सिंक्रोनस रिएक्टेंस। इसको अगर मैं थोड़ा सा और खोल दूं तो हम कह सकते हैं दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू लीकेज के कारण प्लस वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन के कारण। ये लिख सकता हूं मैं इस चीज को यहाँ पे, सही है, क्योंकि IA एक्सेस क्या है, वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू सिंक्रोनस रिएक्टेंस। तो इसी को मैंने ओपन करके लिख दिया, वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू लीकेज एंड ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। तो अगर इसका एमएमएफ बनाओगे तो ये इससे 90 डिग्री लीड करता हुआ होगा, तो ये आ गया 90 डिग्री लीड करता हुआ एमएमएफ। और इसको मैं लिख देता हूँ FA प्लस FL, ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ प्लस आर्मेचर लीकेज एमएमएफ, ठीक। नाउ अब इन दोनों को अगर मैं FR1 बना दिया, FA प्लस FAL बना दिया ना, अगर इनका रिजल्टेंट निकालूं, यानी कि हमने क्या करा है, हमने ये वाला इसका एमएमएफ बना दिया है और हमने इसका एमएमएफ बना दिया है, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे ना। अगर इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट एमएमएफ क्या होना चाहिए, ईजी से 90 डिग्री लीड करना चाहिए। तो बिल्कुल ईजी से 90 डिग्री लीड करते हो एमएमएफ बना देंगे। एंड दिस वन इज योर फील्ड एमएमएफ, यानी कि FF कह सकते हो, यानी कि फाइनल एमएमएफ या रिजल्ट जो तुम्हारा ईजी को लीड करता है 90 डिग्री से। समझ में आ रही बात, ये क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ओपन सर्किट का जो एमएफ होगा जिसके अंदर हमें मैक्सिमम वोल्टेज, जनरेटेड वोल्टेज मिलेगा ईजी, वो हमने यहाँ पे बना दिया ना। अब क्या होगा, अब हम लोग जो आगे की जितनी भी कैलकुलेशन थी पुराने लेक्चर यानी कि ईएमएफ मेथड के अंदर, हमने वो सारी जो कैलकुलेशंस थी वो इस पर्टिकुलर पार्ट पे करी थी, ठीक है। अब जो लेकिन एमएफ मेथड के अंदर क्या करा हमने, ये सारी कैलकुलेशन जो हमने ईएमएफ में करी थी वो हम करेंगे एमएफ में। तो ये वाला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला जो ट्रायंगल हमने निकाला, ये जो फेजर डायग्राम निकाला है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम सारी कैलकुलेशन करने के लिए। इसको अलग से बना दे रहे हैं। तो इसको जरा अगर मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। इसमें ये हो गया FR1 हो गया तुम्हारा, ये हो गया FA प्लस FL एंड दिस वन इज योर फील्ड एमएफ, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे, ये रिजल्टेंट आपका हो गया। तो अब जरा इसको मार्क कर देते हैं, ABC लिख देते हैं ना। यहाँ से एक चीज़ बिल्कुल क्लियर निकल के आ रही है कि जो नेट कह सकते हो रिजल्टेंट फील्ड एमएमएफ होगा वो इक्वल होगा आर्मेचर एमएमएफ के प्लस लीकेज एमएमएफ के प्लस R1, यानी कि एमएमएफ ड्यू टू रेजिस्टेंस ड्रॉप प्लस VT इसके एमएमएफ के। समझ में आ रही है। तो ये तीनों के बराबर होगा, लेकिन कैसा बराबर होगा, इक्वल सम होगा। कौन सा सम यहाँ पे होगा, ये होगा तुम्हारा फेजर सम। समझ में आ रही है, दिस इज योर फेजर सम।
यहाँ पे देखो बना रखा है, ये दिखा रहा है दिस वन शोज फेजर सम, समझ में आ रही है। एल्जेब्रिक सम की बात नहीं हो रही है, फेजर सम की बात हो रही है। अच्छा, कौन सी कंडीशन होगी जिसमें एल्जेब्रिक सम होगा, तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये तब होगा जब ZPF लोड लगा दोगे। अगर ZPF लोड लगा दिया तो वहाँ पे MMF जो है वो इक्वल हो जाएगा FA प्लस FL प्लस FR के। ठीक है, समझ में आ रही बात, है क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे। ठीक, क्योंकि उस केस में क्या होता है कि FA FL जो होते हैं वो बिल्कुल ही अपोजिट हो जाते हैं, बिल्कुल ही अपोज करने लगेंगे, तो ये फ्लैट लाइन हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ यहाँ तक क्लियर हो गई, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। सो दिस इज योर फेजर सम। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुराने लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी हम बात करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन की, तो वोल्टेज रेगुलेशन के अंदर जब भी हम निकालने की कोशिश करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन में, तो हम निकालने की कोशिश करते हैं EG माइनस VT। ना EG को निकालने के लिए हमने EMF मेथड के अंदर पूरा फेजर डायग्राम बनाया था ना। इस मेथड के अंदर हम लोग EG को क्या करेंगे, EG का एक कह सकते हो 90 डिग्री लीडिंग वर्जन यानी कि MMF निकालेंगे। ठीक है, तो अगर इसी का मैं यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन में EG निकालने की जगह क्या कर सकता हूँ, EG की निकालने की जगह हमारा मेन टारगेट होगा FF निकाल लूँ। अगर FF भी निकाल लिया तो वो हमारा EG का काम कर जाएगा। समझ में आ रही बात है, क्योंकि EG कहाँ से आ रहा है, MMF से आ रहा है। तो अगर हम लोग MMF में FF निकाल लें, FF मेथड में फेजर डायग्राम में, तो उससे हमारा EG निकाल जाएगा। बहुत ईजी EG हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और यही हमारा टारगेट रहेगा कि हम लोग एक बार FF निकाल लें और उससे सारा कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगा। तो उसी के लिए हम लोग इस ट्राइंगल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले FR1 की अगर बड़े ध्यान से देखना, FR1 से क्या बन रहा है, ER बन रहा है। ये कितना होता है, VT प्लस IR है। अभी पीछे मैंने फेजर डायग्राम आपको बना के दिखाया कि जो ER1 है वो बेसिकली इक्वल है टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस। नाउ अब ये सब लोग जानते हैं कि ये जो है ये बहुत ही नेग्लिजिबल क्वांटिटी का होता है। तो ऑलमोस्ट ER1 जो है ये ऑलमोस्ट इक्वल टू VT होता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। और अगर एग्जैक्टली तुम्हें इसे इक्वल करना है तो ER1 इक्वल होगा VT के इन केस ऑफ ZPF लोड, ZPF लोड। तो अगर ZPF लोड लगा दोगे, मैंने यहाँ पे ZPF लोड नहीं लिया, एक जनरल केस लेके चल रहा हूँ लैगिंग लोड का। ZPF लगा दोगे तो ये एग्जैक्टली बराबर हो जाएंगे, पूरे के पूरे एग्जैक्ट बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों के दोनों हम लोग लगभग बराबर मान के चलेंगे VT। तो अब क्या होगा, अगर मैं ओपन सर्किट डायग्राम बनाऊं आपके सामने, OCC कर्व बनाऊं, ये एयर गैप लाइन हो गई। देन VT जो टर्मिनल वोल्टेज यानी कि जिस पॉइंट पे टर्मिनल वोल्टेज, तो हमने अभी जितने भी वोल्टेज रेगुलेशन मेथड मैंने बताया, VT हमें पता चल जाएगा। VT हमें दिया हुआ होगा उन सारे क्वेश्चंस में, सारी जगहों पे हमें निकालना होगा EG। तो अगर हमें VT पता है तो VT की लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ जो कि इक्वल है ER1 के, अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ तो ये लाइन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। नाउ यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ, ध्यान रखने वाली बात है, आगे इसको कनेक्ट करूंगा। दिस इज योर एयर गैप लाइन। नाउ एयर गैप लाइन बेसिकली क्या बताती है, ये तुम्हारा है अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड OCC कर्व। समझ में आ रही बात, ये बात ध्यान रखना, ये मैंने कई बार बताया भी है। OCC कर्व क्या है, दिस इज योर सैचुरेटेड OCC कर्व, सैचुरेटेड OCC, एंड दिस इज योर अनसैचुरेटेड OCC। तो अगर तुम एयर गैप लाइन का इस्तेमाल कर रहे हो अपने कैलकुलेशंस में, तो बेसिकली हम लोग जो मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर अनसैचुरेटेड सिंक्रोनस रिएक्टेंस की बात करेंगे। समझ में आ रही बात है, यानी कि सैचुरेशन निगलेक्ट कर देंगे। हम कहेंगे कि हमारी जो मशीन है वो अनसैचुरेटेड है, बिल्कुल वो कभी भी उसके अंदर सारे डायपोल अलाइन नहीं होंगे, बिल्कुल लीनियर कर्व शो करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग अनसैचुरेटेड कर्व ले लेते हैं जो कि लिया जाता है MM मेथड में, और आगे चल के मैं बताऊंगा कि इसी की वजह से सारी समस्याएं आती हैं, अगेन ये एरर का कारण बनता है। जैसा EM मेथड में भी अनसैचुरेटेड के कारण ही एरर आया था, वैसे यहाँ पे भी एरर आएगा, आगे चल के इसकी मैं चर्चा करेंगे। तो ER1 इक्वल टू VT हो गया, टर्मिनल वोल्टेज के बराबर हो गया ना। अगर टर्मिनल वोल्टेज हमें पता चल गया तो हमने Y एक्सिस पे मार्क करके लाइन आगे खींची, जिस पॉइंट पे इसने एयर गैप लाइन को कट करा उसको नीचे ले गए, और वहां पे X एक्सिस पे हमने मार्क कर दिया FR1। सही है, क्लियर हो गया। क्योंकि FR1 मस्ट बी इक्वल टू द ER1 90 डिग्री, मतलब मस्ट बी द रीजन ऑफ ER1, इक्वल नहीं रीजन होगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर हमें ER1 पता चल गया तो ये वोल्टेज किस फील्ड करंट पे आ रहा है, फील्ड MMF पे आ रहा है, ये वोल्टेज किस फील्ड MMF पे आ रहा है, उसको हम लोग OCC कर्व में Y X एक्सिस पे निकाल लेंगे, Y और X एक्सिस का इस्तेमाल करके इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से हमें FR1 की कैलकुलेशन पता चल गई। तो यहाँ से FR1 यानी कि एक काम तो हमने कर लिया है। ठीक है, समझ में आ रही है ना। दूसरी हम बात कर लेते हैं, तो OCC कर्व से FR1 निकल गया ना। अब हम निकालेंगे FA प्लस FL ना। ये जो है यानी कि आर्मेचर रिएक्शन एंड लीकेज, इसके अंदर जो MMF कंज्यूम होगा, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम निकालेंगे SCC मेथड का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि शॉर्ट सर्किट कर्व को निकालेंगे। ठीक है, अब इसको जरा समझ लेते हैं। तो ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट कर्व क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज तो जीरो होता है। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि जितना भी तुम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, जितना भी MMF अप्लाई कर रहे हो, पूरा का पूरा कंज्यूम हो रहा है रेटेड करंट बनाने में। ठीक है,
और वो रेटेड करंट बनाने में जो कंज्यूम हो रहा है वो कहाँ यूज़ हो रहा है, वो यूज़ हो रहा है ओवरकम करने में आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड आर्मेचर रिएक्शन एंड आर्मेचर लीकेज में। क्लियर हो रहा है। तो ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होता है कि जो अगर टर्मिनल वोल्टेज हमारे जीरो होता है, ये हमें पता है, और फील्ड करंट जो भी हम दे रहे होते हैं वो मेनली पूरा का पूरा ओवरकम करने में लग जाता है आर्मेचर रिएक्शन एंड लीकेज रिएक्टेंस। ना इस चीज़ को जरा समझ लो ध्यान से। अगर हम बात करते हैं सिंक्रोनस अल्टरनेटर की, तो सिंक्रोनस अल्टरनेटर में हम जानते हैं एक तो रेजिस्टेंस होता है, देन आर्मेचर रिएक्शन। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसे सिंपल कर देते हैं ना। अगर हम अल्टरनेटर की बात करें तो आर्मेचर रिएक्शन एक्स आर यहाँ पे आएगा पहले, देन उसके बाद मान के चलते हैं आर ए हो गया, देन उसके बाद एक्स एस एक्स ए एल हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे लगा होता है लोड। अब लोड को अगर मैं शॉर्ट कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करेक्टरिस्टिक की, तो शॉर्ट करने से क्या हुआ, और अगर शॉर्ट करोगे और इसके अंदर कौन सा रेटेड करंट आई ए रेटेड को मैनेज करोगे, ये वाला रेटेड करंट यानी कि जो भी रेटिंग का करंट होता है, अगर उस करंट को मेंटेन करोगे आर्मेचर वाइंडिंग में, तो ऐसे केस में जो भी वोल्टेज बन रहा होगा इसके अंदर, जो भी वोल्टेज होगा, सबसे पहले टर्मिनल पे वोल्टेज कितना मिलेगा, क्योंकि शॉर्ट कर दी है तो टर्मिनल वोल्टेज तो जीरो मिल जाएगा, ये मैंने यहाँ लिख रखा है शॉर्ट सर्किट में। और जितना भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, यानी कि जो भी, अब इसके अंदर हम अल्टरनेटर के अंदर आपको पता है डबली एक्साइटेड होता है, तो इसके अंदर डबल एक्साइटेशन देते हैं, तो डबली एक्साइटेड में डबल एक्साइटेशन देते हैं विद द हेल्प ऑफ डीसी। तो जो डीसी एक्साइटेशन तुम दे रहे हो उसके अंदर जो फील्ड करंट आईएफ हो रहा है, ये फील्ड करंट कहाँ जा रहा है, तो बेसिकली जो भी फील्ड करंट का एमएमएफ दे रहे हो वो सारा का सारा कंज्यूम होगा इन तीनों पे, जिसमें से रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल होगी, तो इसे निगलेक्ट कर देंगे। तो बेसिकली जो भी पूरा कह सकते हो एमएमएफ दे रहे हो, ठीक है, वो कहाँ कंज्यूम हो रहा है, वो तुम्हारे आर्मेचर रिएक्शन में कंज्यूम हो जा रहा है और लीकेज को ओवरकम करने में कंज्यूम हो रहा है, यानी कि वो आर्मेचर रिएक्शन में और लीकेज में कंज्यूम हो रहा है। आप समझ में आ रहा है, समझ में क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। तो यानी कि जब भी हम शॉर्ट सर्किट करते हैं तो जो भी उसके अंदर हम लोग एमएफ देते हैं वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है आर्मेचर रिएक्शन को ओवरकम करने में, लीकेज को। तो इसीलिए क्या होगा, ये वाला जो इतनी जो जगह दे रखी है, यानी कि ये एफएससी जो है, यानी कि फील्ड शॉर्ट सर्किट एमएफ, ये किस में कंज्यूम होगा, एफ ए आर आर्मेचर रिएक्शन में एंड एफ ए एल लीकेज में, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो भी शॉर्ट सर्किट एमएफ होगा मस्ट बी इक्वल टू द एफ ए प्लस एफ एल। क्लियर हो गया, आई होप समझ में आ गई होगी। तो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक का इस्तेमाल करके हमने क्या करा, एफ ए और एफ एल की वैल्यू निकाल ली। कैसे निकाल ली, शॉर्ट सर्किट करा और जितना फील्ड करंट तुम दे रहे थे शॉर्ट सर्किट केस में अल्टरनेटर में, जो भी फील्ड करंट दे रहे होगे उसको नोट कर लिया हमने, इसको हमने एक पेज में नोट कर लिया। और ये जो फील्ड करंट तुम दे रहे हो या जो एमएमएफ दे रहे हो वो मस्ट बी इक्वल टू द एफ ए प्लस एफ एल, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इन सब चीज़ों में सर्टेन एमएफ दिया गया, उसको हमने नोट कर दिया। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो एससी से हमने एफ ए प्लस एफ एल निकाल लिया, ओसीसी से हमने एफ आर वन निकाल लिया, ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। अब बारी आती है एफ एफ की, यानी कि रिजल्टेंट की, उसको जरा निकालते हैं। तो अब कैसे निकालेंगे, तो भैया हमने ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं। नाउ अब मान के चलते हैं एफ आर हमने मार्क कर लिया एफ आर वन, ठीक है। अब और हमारा कौन सा था, एक था हमारा एफ ए एल प्लस एफ एस, ठीक है, उसको यहाँ पे लिखते हैं एफ एस सी के तौर पे, एफ एस सी दिस वन इज इक्वल टू द एफ आर्मेचर रिएक्शन प्लस एफ लीकेज, ठीक है। ये चीज़ अभी हमने पीछे कैलकुलेट करी है ना, ये हमने मार्क कर लिया। अब ये दोनों जहाँ पे भी हमने मार्क करे इनका जो एडअप होगा वो निकल के आएगा एफ एफ, यानी कि टोटल। क्लियर हो गया यहाँ पे। ये एक बात ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, स्टार मार्क कर लेना। दिस एफ एफ इज फेजर सम ऑफ एफ आर वन प्लस एफ एस सी, याद रखना ये फेजर सम है, एल्जेब्रिक सम नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे एफ एफ निकल के आ गया। अब यहाँ से वैल्यू जाएगी ऊपर ना, ये पॉइंट हमने मार्क कर लिया, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो गई एफ एफ, और ये हमने मार्क करा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, इस तरीके से जैसा करते हैं ना। ये जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस को कट करेगी, दिस वन बी और ई जी, यानी कि जनरेटेड वोल्टेज। यही तो हम सारी चीज़ों में निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, चाहे ईएमएफ मेथड हो, चाहे एमएमएफ हो, चाहे तुम्हारा पोर्टियर ट्रायंगल हो या फिर एएसए हो, सारे मेथड के अंदर हम लोग अल्टीमेटली ईजी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वीटी हमें दिया होता है, ठीक है। तो यहाँ से ईजी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब ईजी की वैल्यू निकल के आ गई, तो एफ एफ की अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो इस ट्राइंगल से, तो यहाँ पे देख सकते हैं दिस वन इज योर अल्फा एंगल। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, अब जो भी हमारी कैलकुलेशंस होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल में बनती है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं ना। ये अगर ओ मार्क कर लें तो देखो इसके अंदर अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखो तो वर्टिकल अगर डिस्टेंस लोगे तो ये जो तुम्हारी है ना बीसी, इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन ये होगा, वर्टिकल प्रोजेक्शन दिस वन इज योर वर्टिकल प्रोजेक्शन एंड इट इज इक्वल टू द बीसी कॉस अल्फा, वही हमने यहाँ लिख दिया। एक होगा ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या होगा, बीसी साइन अल्फा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लिख देते हैं यहाँ पे बीसी साइन अल्फा, ओके। नाउ यहाँ पे अगर ट्राइंगल ए ओ सी, यानी कि ये वाला ट्राइंगल ए
ओ सी, ये वाला ट्राइंगल को अगर ध्यान से देखोगे तो ए सी का जो होल स्क्वायर है हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। तो यहाँ से हमने इसको लिख दिया, पूरा क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ए ओ, ये वाली जो डिस्टेंस होगी एफ आर वन प्लस बी सी साइन अल्फा, ये आ गई तुम्हारी का होल स्क्वायर। ओ सी में हो गया बी सी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फेजर ट्राइंगल, और यहाँ पे हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो एफ एफ की ये वैल्यू निकल के आएगी। सो ये जो एफ एफ की वैल्यू निकल के आएगी, दिस वन बी इक्वल टू दिस एफ एफ। क्लियर हो गया, यहाँ पे समझ में आ गया। एक बार एफ एफ की वैल्यू हमने यहाँ से इस ट्राइंगल की मदद से एफ एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ये एफ एफ की वैल्यू को जब मैं ओ सी सी कर्व पे प्लॉट करूंगा एक्स एक्सिस पे, तो ये जिस पॉइंट को देगा इशारा करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने एफ एफ की वैल्यू कैलकुलेट करी और सर्टेन वैल्यू निकल के आई, ठीक है। वो एफ एफ की जो वैल्यू है जब मैं उसे यहाँ प्लॉट करूंगा तो यहाँ पे वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस इधर बढ़ाएंगे, देन जो ई जी आएगा वी टी ओ सी पे, ठीक है, यानी कि वोल्टेज एक्सिस पे जो वोल्टेज आएगा, दिस वन वी और जनरेटेड वोल्टेज। तो ये मेथड था एमएम, मतलब इनडायरेक्ट मेथड था। एक ईएमएफ मेथड इसमें डायरेक्टली ईजी कैलकुलेट करते हैं, एमएम मेथड इज अ इनडायरेक्ट मेथड जिसके अंदर हम लोग घुमा के थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। तो अल्टीमेटली ये ट्रायंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमने करा क्या, अगर एमएम मेथड को शॉर्ट में समराइज करूं, हमने एमएम मेथड में सबसे पहले ईएमएफ का फेजर बनाया, देन उस फेजर को एमएफ फेजर में कन्वर्ट कर लिया, देन उससे हमने एमएम फेजर जो हमने बनाया वो कुछ इस तरीके का ट्रायंगल आया था। इस ट्रायंगल की ये बेस ए को फाइंड करा, बी को फाइंड करा, ठीक है, और उससे सी निकाल लिया। तो बी ए को फाइंड करा हमने, यानी कि ये था तुम्हारा ई आर वन। इसको फाइंड करा कहाँ से, इसको फाइंड करा हमने अपने ओ सी सी कर्व से, ठीक है, वी डी टर्मिनल वोल्टेज का इस्तेमाल करके। इस पर्टिकुलर पॉइंट यानी कि एफ ए प्लस एफ एल, लीकेज और आर्मेचर रिएक्शन में जो एम एफ कंज्यूम हो रहा है, इसको निकाला हमने एस सी सी से, ठीक है। देन फाइनली हमने इन दोनों को पुट करा और यहाँ से कैलकुलेशन करके एफ एफ यानी कि ये वाली वैल्यू को निकाल लिया। अब ये जो वैल्यू निकल के आ गई, इसको डायरेक्टली यहाँ पे कर्व में प्लॉट करा ओ सी सी के, और वहाँ से हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया अपना, तो हमारा काम हो गया। सो दिस विल बी योर एमएमएम मेथड। नाउ अगर हम इसके कुछ फीचर्स की बात कर लें, तो एमएमएम मेथड के अंदर भी वोल्टेज रेगुलेशन का तो यूनिवर्सल फॉर्मूला ई जी माइनस वी टी। नाउ ई जी इसके अंदर हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ एफ एफ यानी कि फील्ड फ्लक्स से, ठीक है, फील्ड एमएमएफ से। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर बड़े ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, जो अब तक रटते आए हो इस लेक्चर को देखने के बाद कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ध्यान से देखना ना। यहाँ पे एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हुई, यहाँ पे हमने क्या करा है, ये जो एफ आर वन लिया है ये लिया है अनसेचुरेटेड कर्व, मैंने शुरुआत में इशारा करा था। तो दिस इज योर एयर गैप लाइन, और मैंने बताया था दिस इज योर अनसेचुरेटेड ओ सी सी, ठीक है, ये चीज बिल्कुल क्लियर है। तो ये हमने लिया है अनसेचुरेटेड कर्व पे। अब अगर ये अनसैचुरेटेड कर्व का लिया है तो ऑब्वियस सी बात है, हम सब लोग जानते हैं कि ओसीसी जो अनसैचुरेटेड कर्व का होगा वो छोटा है, यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, इतना ही है। लेकिन अगर हम सैचुरेटेड ले लेते तो सैचुरेटेड लेते तो इसका मतलब हम इस लाइन को एक्सटेंड करते यहाँ तक। क्लियर हो गया, तो देख सकते हो देयर विल बी अ गैप। तो अगर हम सैचुरेटेड लेते तो एफ आर की वैल्यू कुछ ये निकल के आती, दिस विल बी योर एफ आर, ठीक है, समझ में आ रही बात है। तो अगर हम लोग लेते तो ये तुम्हारी नई वैल्यू निकल के आती एफ आर वन एस। ना एफ आर एन वन एस क्या बता रहा है, दिस विल बी योर सैचुरेटेड वैल्यू, ठीक है। ये तुम्हारी कौन सी निकल के, ये आई निकल के। अगर हम सैचुरेटेड अपनी मशीन ले लेते, सैचुरेटेड, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इतना डिटेल बुकों में आपको पढ़ने में और समझने में कई दिन लग जाएंगे, कई हफ्ते लग जाएंगे। इन लेक्चर्स पे, ये वोल्टेज रेगुलेशन के लेक्चर्स पे मैंने 1 महीने मेहनत करी है कि कैसे कि तुम्हें जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मेरे चैनल पे हर तरीके के स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, तो मेरी पूरी कोशिश है कि किस तरह से मैं हर एक स्टूडेंट के साथ कनेक्ट कर सकूँ। क्योंकि वो लोग जो क्लास में नहीं कनेक्ट कर पाते, बुक्स में नहीं पढ़ पाते, उनको भी मैं अपनी जिम्मेदारी मान के चलता हूँ। और मेरा ये काम है कि मैं इंजीनियरिंग को इतना सिंपल बना दूँ कि कोई भी बच्चा इसको देख के उन चीज़ों को समझ सकता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो इसीलिए महीनों मेहनत करता हूँ मैं एक एक वीडियो बनाने के लिए कि कैसे वो कहानी सुनाऊँ तुम्हें, कि वो कहानी तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहे। तो इसीलिए बहुत ध्यान से देखना, मेरे एफर्ट्स अगर पसंद आते हैं तो अपना एक कुछ कमेंट्स कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है मुझे। इट्स जस्ट लाइक अ फीडबैक, और एक टोकन ऑफ लव लगता है मेरे को अगर तुम उसमें कुछ भी लिख के देते हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लाइक कर सकते हो, लोगों के साथ शेयर करना। खैर, इस बात को बहुत ध्यान से समझो, ये बहुत ही ज़्यादा बारीक बात है। यहाँ पे देखो, हमने ये मैंने बताया शुरुआत में कि हमने जो कर्व लिया था वो एयर गैप लाइन पे लिया था, दिस इज अ सैचुरेटेड पॉइंट, इसीलिए एफ आर वन क्या है, सॉरी अनसैचुरेटेड, दिस इज योर अनसैचुरेटेड कर्व। तो इसीलिए जो वैल्यू निकल के आई थी अनसैचुरेटेड की वो एफ आर वन निकल के आई थी। लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो दिस इज द प्रैक्टिकल कर्व, जो कि एक सैचुरेटेड कर्व है, ठीक है। अब अगर सैचुरेटेड कर्व पे अगर हम लोगों ने ई आर वन लिया होता तो ये लाइन जो है यहाँ तक गई होती। अब देखो, लाइन सैचुरेटेड वाली यहाँ तक गई है, अनसैचुरेटेड वाली, और सैचुरेटेड वाली आगे तक गई है। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, जो ई एफ आर वन हम निकाल रहे हैं, तो एफ आर वन हमने निकाला अनसैचुरेटेड का। लेकिन अगर हम लोगों ने प्रैक्टिकल कंडीशन ली होती तो एफ आर वन निकल के आता ये वाला एफ आर वन एस, लिख दे रहा हूँ इसे, सैचुरेटेड।
तो अब देख सकते हो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, दिस इज योर FR1 एंड दिस इज योर FR1S। तो यहाँ से कोई भी देख के बता सकता है कि भाई FR1 सैचुरेटेड जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। देख सकते हो यहाँ पे इसकी वैल्यू इतनी है FR1S की, और इसकी वैल्यू इतनी है FR1 की, तो किसकी ज़्यादा है? इसकी ज़्यादा है। वही चीज़ मैंने लिख दी यहाँ पे, FR1 सैचुरेटेड जो है वो ज़्यादा है कंपेयर टू द FR1 अनसैचुरेटेड। क्लियर हो गया ना? अब एक सिंपल सी चीज़, FF क्या होता है भाई? FF इक्वल होता है फेजर सम ऑफ FR1 प्लस FSC। ठीक है, अब यहां से देखो कोई भी देख के बता सकता है कि सर ये जो FR1 है, क्योंकि ये सैचुरेटेड में ज़्यादा है, इसीलिए जब हम वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे ना, FF कैलकुलेट करोगे, FF, तो FF जो होगा वो भी सैचुरेटेड का ज़्यादा होगा। ठीक है, और FF अनसैचुरेटेड का कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, कंपेयर करेंगे अगर दोनों को। और FF से अगर हम लोग EMF निकालेंगे, EG जो कि अल्टीमेट फाइंड कर रहे हैं, तो EG भी क्या होगा? EG सैचुरेटेड वो ज़्यादा निकल के आएगा कंपेयर टू द EG अनसैचुरेटेड। ऑब्वियस सी चीज़ है, क्योंकि हम निकाल तो FF से ही रहे हैं, क्योंकि यही तो हम रीड करके मान के चल रहे हैं। समझ में आ रही है सारी बातें? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर ये देख लो यहाँ पे, इसको ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, तो दिस वन इज योर FR1 एंड यहाँ तक का मान के चलते हैं FSC है। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आई 13 यहाँ पे EG1, EG आई। ठीक है, अनसैचुरेटेड में EG अनसैचुरेटेड। अब अगर हम लोग सैचुरेटेड लेते तो ये कर्व यहाँ तक गया होता, तो ये वैल्यू यहाँ तक आई होती, यानी कि ये आती FR1S सैचुरेटेड प्लस यहाँ से यहाँ तक जोड़ते हैं हम FSC। अब अगर इसको निकालते तो ये वैल्यू कुछ यहाँ तक आती, एग्जिस्ट करती अगर ये कर्व ऐसे जा रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पे कर्व जो है वो निकल के आता है EG सैचुरेटेड। तो कौन सी ज़्यादा वैल्यू निकल के आई? EG सैचुरेटेड ज़्यादा निकल के आया ना EG अनसैचुरेटेड से, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से इन सब डिस्कशन के बाद हम कह सकते हैं कि EG जो सैचुरेटेड है वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू द EG MMF मेथड से जो हमने निकाला है। अब हम सब जानते हैं कि जो सैचुरेटेड कर्व है ये वाला सैचुरेटेड, दिस वन इज योर एक्चुअल कर्व। यही तो एक्चुअल है, प्रैक्टिकल कर्व, एक्चुअल कह लो, प्रैक्टिकल कह लो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है EG एक्चुअल। तो यानी कि जो भी अल्टरनेटर के अंदर एक्चुअल में वोल्टेज जनरेट हो रहा होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू द जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ MM मेथड से। यानी कि MM मेथड से जो भी वोल्टेज निकाल रहे हो वो कम निकाल रहे हो जनरेटेड वोल्टेज कंपेयर टू द जो एक्चुअल में जनरेट हो रहा है। ठीक है, समझ में आई बात है? तो अगर ऐसा है तो EG माइनस VT का जो डिफरेंस है, जब EG ही कम निकाल रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है वोल्टेज रेगुलेशन भी MM मेथड का कम निकल के आएगा। क्योंकि जब जनरेटेड वोल्टेज कम है, जब जनरेटेड वोल्टेज EG कम है, तो EG माइनस VT तो ऑलरेडी कम होगा। तो अगर EG कम है तो EG माइनस VT कम होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो वोल्टेज रेगुलेशन हम MM मेथड से निकालते हैं वो कम निकल के आता है कंपेयर टू द एक्चुअल में जो वोल्टेज रेगुलेशन हो रहा होगा। यानी कि अगर कोई अल्टरनेटर है वो एक्चुअल में उसका वोल्टेज रेगुलेशन 5% का है, तो MM मेथड से वो 3% का निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर ये माना है कि जनरेटेड वोल्टेज जो हम निकाल रहे हैं इस पूरे मेथड में वो कम निकाल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात है? सो डेट इज द पॉइंट, डेट इज द डिफरेंस। ना अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई, वोल्टेज रेगुलेशन MM मेथड में जो निकल के आ रहा है वो कम निकल के आ रहा है। तो वोल्टेज रेगुलेशन कम होना तो वैसे तो एक अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन अगर कम निकल के आ रहा है तो एक अच्छी बात है। तो अच्छी बात है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल ऑप्टिमिस्टिक है, इसीलिए इस मेथड का नाम पड़ा ऑप्टिमिस्टिक मेथड। सो इसीलिए जो MM मेथड है उसे ऑप्टिमिस्टिक मेथड कहा जाता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? ये ऑप्टिमिस्टिक होना मेथड का या पैसिमिस्टिक होना, दोनों ही एरर की निशानी है। देखो समझो इस बात को, 5% कोई अल्टरनेटर था, उसका एक्चुअल जो वोल्टेज रेगुलेशन है 5% है। EMF मेथड जो है वो बता रहा है 7%, और MMF मेथड जो है वो बता रहा है 3%। ठीक है, समझ में आ रही बात है? ये है तुम्हारा एक्चुअल वोल्टेज रेगुलेशन। तो ये अब EMF मेथड में जो 7% आया, तो 7% क्या हुआ? ज़्यादा आया निकल के, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा दिखा रहा है। तो इसीलिए इसको हमने कह दिया ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेट होना खराब बात है, तो इसीलिए इसका नाम दे दिया गया हमने पैसिमिस्टिक मेथड। ना MM मेथड जो है कम दिखा रहा है, यानी कि जितना वोल्टेज होना चाहिए उससे कम, बिलो। तो बिलो अगर आ रहा है तो ये एक अच्छी बात है, वोल्टेज रेगुलेशन कम दिखा रहा है, और कम वोल्टेज रेगुलेशन होना अच्छी बात है। तो इसीलिए हमने इसका नाम रख दिया ऑप्टिमिस्टिक मेथड। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, दोनों में एरर है। तो भले ही इसका नाम हमने एक कह सकते हो एक नाम रख दिया, इस मेथड को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको पैसिमिस्टिक कह दिया, इसको ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन दोनों ही मेथड के अंदर एरर था। बात समझ में आ रही है? यानी कि ना तो ये मेथड एक्यूरेट है भाई, 5 आना चाहिए ना, 3 आ रहा है, ये भी इसके अंदर भी एरर है,
और 7 आ रहा है, इसमें भी एरर है, तो दोनों के दोनों एरर शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑप्टिमिस्टिक वोल्टेज रेगुलेशन होने का मतलब जो वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट कर रहे हो वो एक्चुअल से कम आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कम हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इस बात को समझो। इसमें 3% एमएम मेथड लगाया और जो तुमने वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करा किसी लार्ज साइज अल्टरनेटर में, वो 3% निकल के आया, तो तुमने कहा भाई ये तो एक्चुअल से कम आ रहा है। कम आ रहा है, हो नहीं रहा है, हो 5% रहा है उस अल्टरनेटर के अंदर। तो ये बात आपको बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी कि ऐसा नहीं कि एमएम मेथड ने अगर कम बता दिया, फॉर एग्जांपल भाई दिन के 12 बज रहे हैं, अब कोई तुम्हारी घड़ी अगर 11 बजा रही है तो तुम कह दोगे यार ये तो बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है, 11 बजा रही है, अभी 1 घंटा और दिखा रही है मेरे पास, लेकिन एक्चुअल में 11 हो नहीं रहा है, बस तो 12 ही रहे ना। तो इसीलिए ये सारे के सारे एररफुल मेथड्स हैं, ठीक है, और ये होना अच्छी बात नहीं है, ध्यान रखना। ऐसी कोई घड़ी है जो तुम्हारा 1 दिखा रही है तो तुम कहोगे यार ये बेकार घड़ी है, भाई 12 बजे 1 दिखा रही है, तो तुम इसे पेसिमिस्टिक वॉच कह दोगे, पर एक्चुअल तो हो बज रहे 12 ही है ना, तो वही चीज़ है। तो इसीलिए चाहे एमएम मेथड हो चाहे एमएम मेथड हो, दोनों के दोनों एररफुल मेथड थे, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एएसए मेथड बनाया गया एंड पोर्टियर ट्रायंगल मेथड बनाया गया। तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग पोर्टियर ट्रायंगल एंड एएसए मेथड के ऊपर चर्चा करेंगे। जाते जाते 2 लेक्चर बड़े इंपॉर्टेंट, एक तो फ्लक्स के टाइप्स की ओर जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाला, वोल्टेज रेगुलेशन अल्टरनेटर का डिटेल में सीखना चाहते हो तो राइट वाला लेक्चर देख सकते हो। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।